नमस्कार दोस्तों। चलिए आज भी हम अपने नॉलेज को इन्हांस करने के लिए एक पेपर सॉल्व करेंगे जो राजकोट डिवीज़न द्वारा आयोजित है। ये 30% कोटा का पेपर है जो सूटेबिलिटी रिटन सूटेबिलिटी टेस्ट है वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए। ठीक है, तो ये लेवल 6 का है और इस पेपर को भेजा है संजय विश्वास जी ने और डीके कुमावत जी ने। कुबावत कुबावत जी ने भेजा है। अगर पढ़ने में गलती हुई है तो सॉरी। हम अपने पूरे व्यूवर्स की तरफ से और मैं अपने तरफ से आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने इस पेपर को शेयर किया, ताकि दूसरे जो परीक्षार्थी हैं जो इस तरह के एग्ज़ाम में भाग लेंगे उनको काफ़ी लाभान्वित होंगे, बेनिफिट होगा। तो इसके लिए हम आपको थैंक्स बोलते हैं और चलिए हम और आप मिलकर शुरू करते हैं नॉलेज का एनहांस करने का सिलसिला, अपने लाइफ को ब्यूटीफाई करने का सिलसिला और वैल्यू ऐड करेंगे अपने नॉलेज के अंदर। तो चलिए, आज एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और वेस्टर्न रेलवे में बहुत सारे एग्ज़ाम अभी आने वाले हैं WLI के। तो उनके लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं जो नए एग्ज़ाम को फेस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द अमाउंट पर एम्प्लॉय गिवन पर ईयर बाय द गवर्नमेंट इन SBF। प्रतिवर्ष सरकार कितने रुपए प्रति कर्मचारी की दर से SBF में दिए जाते हैं? ए है 400 रुपये 400, बी 1000 रुपये 1000 रुपीज़, सी 500 रुपीज़ 500 और डी 800। यानी कि जो सही आंसर है वो हमारा 800 रुपया है, जो ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है, केंद्रीय कर्मचारी हित निधि के सदस्यों में किसी मुद्दे पर विवाद के मामले में अंतिम निर्णय कौन करता है? Who does take final decision in case of dispute on any dispute between SBF's member? A. जनरल मैनेजर महाप्रबंधक, बी एडिशनल जनरल मैनेजर अपर महाप्रबंधक, सी प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी, सी डिविजनल रेलवे मैनेजर मंडल रेल प्रबंधक। ये अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको जनरल मैनेजर राइट आंसर होगा। ठीक है, वैसे लोग अभी भी PCPO को मारते हैं, ऑप्शन लेते हैं उसके अंदर, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि मास्टर सर्कुलर नंबर 4 के पॉइंट 10 को आप पढ़ें, या फिर इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड वॉल्यूम 1 के जो पैरा 810 है उसको भी देख सकते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे पूछा था और मैंने उनको बताया था कि PCPO नहीं होगा, तो वो बहुत नाराज़ हो गए थे। उन्होंने कहा था कि सर पुणे वाले में तो यही दिया हुआ है। मैंने बोला पुणे में क्या दिया हुआ है उनको मैं फॉलो नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे जो आंसर है वो मैं आपको बता सकता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। हाउ मच टाइम कैन द हॉलीडे होम बी यूज्ड फॉर मैक्सिमम टाइम बाय द स्टाफ? एक समय में कर्मचारी द्वारा अधिकतम कितने समय हेतु हॉलीडे होम उपयोग में लिया जा सकता है? ए 5 डेज यानी कि 5 दिन, बी 4 डेज यानी कि 4 दिन, सी 3 डेज यानी कि 3 दिन और डी 2 डेज यानी कि 2 दिन। जो सही आंसर है वो हमारा सी है 3 डेज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। एज पर रेलवे सर्वेंट कंडक्ट रूल नंबर डैश इज नेसेसरी फॉर परचेज ऑफ इनमूवेबल प्रॉपर्टी। अचल संपत्ति खरीदने के लिए रेल सेवा आचरण नियम के अंतर्गत मंजूरी जरूरी है। तो ऑप्शन है रूल नंबर 15 15, रूल नंबर 16 यानी कि 16, रूल नंबर 17 यानी कि 17 और रूल नंबर 18। तो जिसका जिक्र किया गया है वो रूल नंबर 18 में किया गया है। ठीक है, यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अंडर विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल्स एक्सेप्टिंग गिफ्ट आर प्रोहिबिटेड? रेल सेवा आचरण नियम के किस नियम के तहत उपहार लेना देना वर्जित है? ए रूल नंबर 15 यानी कि नियम 15, बी रूल नंबर 13 यानी कि 13, सी रूल नंबर 22A यानी कि नियम 22 और डी
रूल नंबर 16 यानी कि 16। ठीक है, तो यहाँ पे जो 13 वाला ये है रूल नंबर, ये गिफ्ट से रिलेटेड है, और 13 ये है वो डाउरी से रिलेटेड है। ठीक है, और रूल नंबर 15 तो आपको पता ही होगा, सरकारी आवास का किराएदार खाली नहीं करना 15A में है, और निजी व्यापार या नौकरी से रिलेटेड है, वो है 15 में। 16 में पूंजी लगाना, उधार देना या उधार लेना, ये उनके अंतर्गत आता है। और 22A जो है वो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को रोजगार पर लगाने से रिलेटेड है। तो आई होप कि ये हो गया है। और लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कंडक्ट रूल से सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इनको देखना चाहिए। और यहाँ पे इन्होंने 2 क्वेश्चन एडॉप्ट किया है, लिया है इसके अंदर, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द परसेंटेज सब्सटेंस अलाउंस दैट कैन बी इंक्रीज इफ सस्पेंशन पीरियड इज इंक्रीज ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। निलंबन की अवधि प्रशासनिक कारणों से बढ़ने से निर्वाह भत्ते कितने प्रतिशत बढ़ाया जा सकता है? ए है 25%, बी 35%, सी 50% एंड डी इज नन ऑफ द अबव। यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो 25% होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। When a person has been sentenced by the court to jail, under which rule of DR can be removed from service? एक व्यक्ति जिसे न्यायालय द्वारा जेल की सजा सुना दी हो, किस नियम के तहत नौकरी से निकाला जा सकता है? ठीक है, तो नियम 14 है, ये डायरेक्ट सवाल है, तो नियम 14 इज द राइट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय रेल में पेंशन कब प्रारंभ की गई? व्हेन वाज पेंशन इंट्रोड्यूस्ड इन रेलवे? तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है 1/4/1997, यही सही आंसर है। पेंशन स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन रेलवे ऑन 16th November 1957, effective from 1st March 1957, by रेलवे बोर्ड लेटर नंबर F ब्रैकेट में E50 बाई RTI/6 डेटेड 16th November 1957। तो आई थिंक इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। हाउ मच एडिशनल पेंशन इज गिवन टू 100 years old पेंशनर? यहाँ पे कह रहा है कि 100 वर्ष पूर्ण करने वाले पेंशन धारक को कितने प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन दी जाती है? तो आपको पता ही है, ये 100 ईयर्स को क्रॉस करने पे या होने पे 100% ही आपको 100 ईयर्स क्रॉस करने पे 100% मिलते हैं। आपको पता है कि अगर वो 95 से लेके 100 के बीच में है तो 50% मिलेगा। ठीक है, 95 से लेके अगर 100 के बीच में है तो इसको 50% मिलेगा। और अगर वो 90 से 95 के बीच में है, जो हमारे रेलकर्मी होते हैं, जो काफ़ी सीनियर होते हैं, सीनियर सिटीजन, तो उनको 40% मिलेगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और इससे हमने 3 क्वेश्चन और ज़्यादा सॉल्व कर लिया। चलिए, अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियो मैं बनाते रहता हूँ आपके लिए। ठीक है, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो आप कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आ रहा है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि इस वीडियो बनाने का पर्पस पैसे कमाना नहीं है। ठीक है, चलिए, आई होप कि आप लोगों को अब कोई कमर्शियल एड्स नहीं आ रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। एनपीएस इज मेड अप हाउ मेनी टायर्स? एनपीएस के कितने स्तर हैं? ऑप्शन ए है 3 टायर यानी कि 3 स्तर, बी 1 टायर यानी कि 1 स्तर, सी 2 टायर्स यानी कि 2 स्तर, और डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर जो है वो है 2 टायर सिस्टम है। और इसमें 2-3 बातें जानना ज़रूरी है कि एनपीएस का फुल फॉर्म
कब लागू हुई, यानी कि 1/1/2004 से लागू हुई। पीपीएन जो होते हैं, परमानेंट पेंशन अकाउंट नंबर, जो 16 डिजिट के होते हैं, ये सब क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आवाज़ सही नहीं आ रही तो उसके लिए वो कमेंट करने के बजाय ये कहिए कि हाँ मैंने हेडफोन के साथ अच्छा सुना, क्योंकि कुछ चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है। ठीक है, हमारे पास जितनी सुविधाएं हैं उस हिसाब से मैं आपके लिए ये वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए, ये हमारी और आपके बीच की बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। अप टू व्हाट एज एन अनमेरिड अनएम्प्लॉयमेंट सन एंड डॉटर इज एलिजिबल फॉर फैमिली पेंशन। अविवाहित बेरोजगार पुत्र पुत्री कितनी उम्र तक परिवार पेंशन पाने के हकदार हैं? ए है जो 25 ईयर्स है, बी 21 ईयर्स यानी कि 21 साल, सी 18 ईयर्स यानी कि 18 साल, और डी नो लिमिट ऑफ एज, उम्र की कोई सीमा नहीं है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से ये 25 ईयर्स का लिमिट रखा है उन्होंने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। द मैक्सिमम कम्यूटेशन ऑफ पेंशन इज डैश परसेंट। पेंशन का सारांशीकरण अधिकतम कितना प्रतिशत होता है? और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और ये 40% होता है, इसलिए हम ऑप्शन को नहीं देखेंगे, क्योंकि अगर आपने मेरी वीडियो पुराने वीडियो देखे हैं तो आपको ये क्वेश्चन बहुत बार इनका सामना करना पड़ा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 को देखते हैं। Each age relaxation in lower age limit for CG appointment beyond 1 year admissible if admissible, who has the power to grant the age relaxation? क्या अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु में 1 वर्ष से अधिक की छूट दी जा सकती है? अगर दी जा सकती है तो यह छूट देने में कौन सक्षम है? ये क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन देखते हैं। ए जनरल मैनेजर यानी कि महाप्रबंधक, बी प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर यानी कि प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी, सी रेल मिनिस्टर, एंड डी इज मंडल रेल प्रबंधक। अब ऐसा है कि आरबी नंबर 145/2000 145/2018 ओके। इसके हिसाब से जो है उन्होंने लिखा है कि रिलैक्सेशन ऑफ लोअर एज लिमिट विल बी रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। ठीक है, तो यहाँ पे ये है, लेकिन मैंने जो पढ़ा है कि अगर 1 वर्ष न्यूनतम आयु से, यानी कि अगर 17 वर्ष की आयु के बच्चे को नौकरी पे लगाना है तो जीएम के अप्रूवल की जरूरत है, और उससे 1 साल, अगर वो 16 साल में ही पारिवारिक कंडीशन और उसके क्या बोलते हैं एवरी केस मेरिट होता है जो उसके अंदर, अगर 16 साल में ही अगर किसी को लगाना है तो फिर वो रेलवे बोर्ड यानी कि रेल मिनिस्टर या जो भी हैं अधिकारी हैं उनकी अप्रूवल की ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ पे जो कहा जा रहा है उसके हिसाब से जो स्टेटमेंट है रिलैक्सेशन का, उसके हिसाब से यहाँ पे आंसर रेल मंत्री हो जाएगा। पर आपको भी अगर कोई कन्फ्यूज़न लग रहा है कि जीएम होना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये आरबी नंबर आप भी देख सकते हैं, ये मैंने आपके लिए लिख दिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है। इज द टाइम लिमिट फॉर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सीजीए? इफ यस, व्हाट इज द टाइम लिमिट? क्या अनुकंपा के आधार पर आवेदन करने की कोई सीमा है? अगर है तो समय सीमा कितनी है? 1 साल, 5 साल, 25 साल, और इनमें से कोई नहीं? तो मेरे हिसाब से इसकी कोई शेष समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, तो हम आंसर डी को लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है हाउ मेनी टाइम्स पीएनएम मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड इन ए ईयर इन डिविजनल लेवल? मंडल स्तर पर प्रति वर्ष स्थायी वार्ता तंत्र की कुल कितनी बैठकें होती हैं? ए 2 टाइम्स, 2 बार, 6 महीने में 1 बार, बी 6 टाइम्स, 1 in a 2 month यानी कि 2 महीने में 1 बार, 6 बार, सी है 4 टाइम्स यानी कि 3 महीने में 1 बार यानी कि टोटल 4 बार, डी 3 टाइम्स यानी कि 1 in a 4 month, 3 बार यानी कि 4 महीने में 1 बार। जो सही आंसर है वो
हमारा बी होगा 6 टाइम्स वंस इन ए 2 मंथ। ठीक है, ये मैंने बहुत ही डिटेल तरीके से लास्ट वीडियो जो नागपुर डिवीज़न का था उसके अंदर हमने सॉल्व किया था। ठीक है, ये जो है वो है रेलवे बोर्ड का। ठीक है, तो ये रेलवे बोर्ड का हुआ। जून में भी 4 बार होते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर जाके देखिए। हर वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ अच्छी बातें होती हैं, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि ये क्वेश्चन वाकई में एक कल्याण निरीक्षक चुनने के लिए बनाई गई क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्योंकि देखिए जॉब करते हुए इतनी सारी पढ़ाई नहीं हो पाती, लेकिन अगर आप कुछ फैक्ट बेस चीज़ों को जांच करना चाहते हैं किसी कैंडिडेट के अंदर, तो वो यहाँ पे है। 15 क्वेश्चन के अंदर ही मैं बता रहा हूँ, बाकी अभी मैंने देखा नहीं। चलिए हम और आप मिल के आगे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाउ मेनी डेज कैजुअल लीव में बी गिवन फॉर द पार्टिसिपेशन इन पीएनएम। सॉरी, अस्थायी वार्ता तंत्र बैठक हेतु कितने दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश दे है। तो यहाँ पे आप 3 मार सकते हैं। ऑप्शन जो 3 डेज है इज़ द राइट आंसर। लेकिन मैं आपको एक बात करना चाहता हूँ कि मास्टर सर्कुलर 10 में उन्होंने जो कहा है उसके हिसाब से उन्होंने कुछ इस तरह से लिखा है, या फिर जो बाहरी बदस है कि जोनल और डिवीजनल लेवल पर पीएनएम की बैठक में शामिल होने के लिए बैठक के एक दिन और उसके एक दिन पहले या बोर्ड के स्तर पर बैठक में शामिल होने के लिए ड्यूटी माना जाता है। अब हम के स्पेशल कैजुअल लीव को क्या कैसे डिफाइन करें ये मुझे नहीं पता, लेकिन इस क्वेश्चन नंबर 16 को आप 3 आंसर अगर मारते हैं, ऑप्शन लेते हैं, जो आंसर देते हैं, तो यू विल बी करेक्ट। ओके, तो ये मैं आपको नॉलेज एनहांस की, क्योंकि ये प्रक्रिया केवल क्वेश्चन सॉल्व करने का नहीं, नॉलेज एनहांस करने की बात है, तो हम इसी तरह डिस्कशन करते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। हाउ मेनी स्पेशल कैजुअल लीव मे बी ग्रांटेड फॉर इंडियन स्काउट एंड गाइड एक्टिविटीज इन ए कैलेंडर ईयर। भारत स्काउट एंड गाइड विधियों हेतु एक वर्ष में कितने विशेष आकस्मिक अवकाश दे हैं। ए है अनलिमिटेड, बी है 50+15 यानी कि 50 दिन प्लस 15 दिन, और सी है 20+10 डेज, और फिर है 30+15 डेज यानी कि 30 दिन और 15 दिन। अब यहाँ पे जो ऑप्शन ये है ये मुझे सही लग रहा है, क्योंकि उनको विशेष आकस्मिक अवकाश जो है वो 30 दिन का दे है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। ठीक है, और ये 30 दिन के साथ 15 दिन और जोड़ दिए गए हैं, तो ये इसका क्या कारण है मुझे नहीं पता। आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 18 है, नंबर ऑफ स्पेशल जर्नी पास फॉर इनफॉर्मल मीटिंग ऑफ AIOBC-REA यानी कि ऑल इंडिया ओबीसी एंड चलिए रिप्रेजेंटेटिव एट डिविजनल लेवल। ठीक है, अखिल भारतीय ओबीसी रेलवे कर्मचारी एसोसिएशन, रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन यहाँ पे ये आएगा। ठीक है, अनौपचारिक बैठक में भाग लेने हेतु कितने प्रतिनिधियों को पास जारी किया जाता है। तो ये 20 प्रतिनिधियों को पास जारी किया जाता है। ठीक है, और ये डिविजनल लेवल की बात है, ये पॉइंट नोट करने वाला है, क्योंकि जो ऑप्शन दिया गया है उसमें ये नहीं बताया गया है कि ये डिवीजन लेवल की बात कर रहे हैं या किस लेवल की। ठीक है, यहाँ पे भी छूट गया, तो डिवीज़न लेवल की बात है। अगर ये रेलवे बोर्ड लेवल पे जाते हैं तो 24 पार्टिसिपेंट को इनको ये पास जारी किया जाएगा। ठीक है, और आपको पता ही है कि साल में ये 2 बार ऑर्गेनाइज होती है। ठीक है, और इनको भी एक और बात है कि इनको 2 दिन की स्पेशल सेल मिलती है मेरे हिसाब से। ठीक है, मेरे हिसाब से मतलब मैंने जो पढ़ा है, ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूँ वो कोई बुक है या कुछ और। मैंने जो पढ़ा है, कभी पढ़ा होगा, दिमाग में है, तो वो मैंने बता दिया।
चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं कि स्पेशली पिटिशन अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैन बी फाइल्ड बिफोर विथ कोर्ट। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेशों के खिलाफ विशेष अवकाश याचिका किस अदालत के समक्ष दायर की जा सकती है? इट इज़ क्लियर दैट कि सुप्रीम कोर्ट के सामने दायर की जा सकती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है डेट ऑफ विच आरटीआई वाज पास्ड इन पार्लियामेंट। सूचना का अधिकार संसद में कब पारित हुआ था? तो देखिए एक्चुअली क्या है कि ये 12 मई को पास हुआ था मेरे हिसाब से, लेकिन जब ये कानून बना था तो ये 15 जून को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ बन गया था। ये मैंने पुराने कई वीडियो में इसका जिक्र किया था कि द आरटीआई एक्ट वाज पास्ड बाय इंडियन पार्लियामेंट ऑन 12 May 2005 and received presidential assent on 15 June 2005. It is come into force on 12 October 2005. तो हमारा जो आंसर जो है यही है। ठीक है, ये हमारा 12 जून 2005 सही आंसर है। ठीक है, और इन्फोर्स के लिए आपको 12 अक्टूबर ये है। ठीक है, इन्फोर्स। ओके, तो ये दोनों इम्पोर्टेंट है। दो डेटा आप याद रखें, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और ये 12 जून के बजाय अगर 12 मई होता तो हमारा आंसर डी होता। नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर एक्शन टू बी टेकन अगेंस्ट ए मेल एम्प्लॉय हु इज फाउंड गिल्टी ऑफ कंडक्ट ऑफ हरासमेंट बाय द इंटरनल कंप्लेंट कमेटी? आंतरिक शिकायत समिति द्वारा दोषी घोषित पुरुष कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई की क्या सीमा है? की सीमा क्या है? ए है 30 डेज, बी है 50 डेज, सी 15 डेज एंड डी 60 डेज। 30 दिन, 50 दिन, 15 दिन और 60 दिन। तो यहाँ पे जो 60 दिन है ना, ये सही है। अगर उस हरासमेंट ये जो सेक्सुअल हरासमेंट का जो ये पूरा टॉपिक है, अगर आप उसको पढ़ते हैं तो एक टाइम लिमिट उनके अंदर की दी गई है, और उसके हिसाब से ये 60 डेज इज़ द राइट आंसर। अब देखने वाली बात होगी कि इसके अंदर आंसर क्या है, लेकिन हमारे हिसाब से, मेरे हिसाब से इस वीडियो को बनाते वक्त मेरे दिमाग में यही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। What category of railway employee not covered under MACP? MACP के तहत कौन सी श्रेणी रेलवे कर्मचारी शामिल नहीं है? ए है ऑर्गेनाइज्ड, बी यानी कि जो ग्रुप बी के कर्मचारी होते हैं जो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं वो, बी है ग्रुप ए जो प्रमोशन के तहत होते हैं, सी ग्रुप सी जो है ऑलरेडी, और डी ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए। ठीक है, यही इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है प्रमोशन अगेंस्ट विच कोटा अंडर LDC GDC इज नॉट काउंटेड एज ए प्रमोशन फॉर ग्रांट ऑफ MACP? LDC GDC कोटा के अंदर कौन सा कोटा में मिली हुई पदोन्नति MACP का लाभ मिलने हेतु पदोन्नति नहीं माना जाता है? ए प्रमोशन कोटा, बी रिक्रूटमेंट कोटा, सी रिजर्व कोटा एंड डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे जो ऑप्शन ए होगा प्रमोशन कोटा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24। If temporary status grant casual labor are being removed, then how many days will be treated as 1 year under Industrial Dispute Act? औद्योगिक विवाद अधिनियम के किस अधिनियम कितनी अवधि औद्योगिक विवाद अधिनियम की अधीन कितनी अवधि को 1 वर्ष माना जाएगा यदि अस्थायी ओहदा प्राप्त नियमित श्रमिक की छंटनी की जा सकती है? ए 200 डेज यानी कि 200 दिन, बी 180 डेज यानी कि 180 दिन, सी 220 डेज यानी कि 220 दिन, सी 240 दिन यानी कि 240 डेज। अब यहाँ पे जो है वो धारा 25 कहता है कि अगर श्रमिक ने पिछले 12 महीने में 240 दिन तक काम किया है तो उसे हटाने से पहले 1 माह का नोटिस या इसकी एवज में 1 माह का वेतन देना होता है। तो यहाँ पे जो कह रहा है उसके हिसाब से ये 240 डेज
1 ईयर, ठीक है, 12 महीने में अगर उसने 240 दिन काम किए तो इजकल टू 1 ईयर हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए धारा 25 जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 25 को देखते हैं। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ पीएनएम एट रेलवे बोर्ड लेवल। रेलवे बोर्ड स्तर पर पीएनएम का चेयरमैन कौन होता है? ए सीआरबी या सीओ, बी मेंबर स्टाफ, सी सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड एंड डी इज नन ऑफ दिस। तो हमारे हिसाब से अभी आज के हिसाब से यानी कि 29 तारीख के हिसाब से 29 जुलाई के हिसाब से आंसर डी होगा। देखो मेंबर स्टाफ का जो पोस्ट था वो चला गया, इस हिसाब से अगर मेंबर स्टाफ को अगर हम मानते हैं तो ये है ही पोस्ट, नहीं तो वो हो नहीं सकता है। बाकी ये दो लोग पीएनएम में शायद नहीं बैठते हैं, ठीक है, क्योंकि वो चेयरमैनशिप मेंबर स्टाफ के पास था। अब पॉइंट ये है कि हमारे साथ डायरेक्टर जनरल हैं, तो वो क्या करते हैं, वो बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं, ये पीएनएम मीटिंग्स की जो मिनट्स आती है उसको मैं देखने के बाद ही इसका आंसर दूंगा। लेकिन अगर मेरे से पूछा जाए, अगर मैं कैंडिडेट होता तो नॉन ऑफ द बोब लेता। यहाँ पे जो है सेक्रेटरी होते हैं, डिप्टी डायरेक्टर होते हैं, ठीक है, डिप्टी डायरेक्टर एस्टेब्लिशमेंट होते हैं, ठीक है, तो ये होते हैं। अब आपको इसको जांच करना चाहिए, आपको मनन करना चाहिए। और रेलवे बोर्ड से रिलेटेड एक वीडियो मैंने पहले बना रखा है, आप उसे सर्च करेंगे रेलवे बोर्ड तो मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ क्रीज। क्रीज का पूरा नाम क्या है? तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये बहुत बार हमने सॉल्व किया है। तो सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ द राइट आंसर, यानी कि ये जो है वो सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। व्हाट इज द ड्यूरेशन फॉर फाइलिंग रिव्यू पिटिशन बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष समीक्षा याचिका दायर करने की अवधि क्या है? तो ये मेरे ख्याल से 30 दिन ही है, जो रूल नंबर 17(1) के तहत है। जो लिमिटेशन दिया गया है वो 30 डेज का दिया गया है। उसके बाद अगर कोई एप्लीकेशन सबमिट की जाती है तो उस पर गौर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। विच अथॉरिटी एट डिविजनल लेवल हैज़ द पावर टू डिसाइड अगेंस्ट अपील ऑफ ऑर्डर ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। मंडल स्तर पर केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के निर्णय के खिलाफ अपील करने का फैसला कौन कर सकता है? तो यह आपको ये दोनों विधि अधिकारी होते हैं जो पर्सनल डिपार्टमेंट में काम करते हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर डिसाइड करना होता है तो एडीआरएम करते हैं, ये एक फैक्ट है। और मैंने कब कहाँ पढ़ा मुझे पता नहीं, लेकिन यही एडीआरएम ही कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मेरा आंसर एडीआरएम होगा। क्वेश्चन नंबर 29 सॉरी। हु इज़ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अप्रूव कैडर ऑन द डिवीज़न। मंडल पर स्वीकृत संवर्ग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करने में कौन सक्षम है? तो हमारे बॉस डीआरएम सर जो होते हैं, सबसे बड़े अधिकारी होते हैं डिवीज़न लेवल पे, उनके पास ये पावर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ मेट्रोन अंडर HOER। तो मेट्रोन जो आती हैं वो एक्सक्लूडेड यानी कि वर्जित वाले क्षेत्र में आती हैं। चलिए एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन नंबर 30 है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इसी तरह के जो जैसे एक्सक्लूडेड के अंदर जितने भी कर्मचारी हैं उनको एक बार आप नज़र मार लेते हैं या फिर लर्न कर लेते हैं तो ईजी रहेगा। मैं जब तैयारी करता था तो मैं उनके लिए पूरी एक लिस्ट बना कर रखी थी कि कौन किस में आता है, ठीक है। तो वो भी आपको करना चाहिए। जैसे आरवीएफ आता है, रेलवे स्टाफ एंड स्कूल ट्रेनिंग स्कूल के जो सेंटर हैं उनके आते हैं। मेडिकल स्टाफ आता है लाइक असिस्टेंट सर्जन, मैट्रोन, सिस्टर इंचार्ज, मिड वाइफ, सुपरवाइजरी स्टाफ आते हैं। और जो इंस्पेक्टर्स होते हैं वो सुपरिटेंडेंट होते हैं।
फायरमैन भी होते हैं, चार्जमैन भी होते हैं, और ग्रुप डी जिनका प्रिस्क्राइब जो है नहीं किया गया है, जैसे कि या फिर अथॉरिटी ने उनको ये किया है, जैसे गेटमैन लेवल क्रॉसिंग पे हैं वो आते हैं, क्लोज और रोड ट्रैफिक वाले आते हैं, सैलून अटेंडेंट आते हैं, केयर टेकर आते हैं ऑफ रेस्ट हाउसेज। तो ये सब जो है ये आपको याद कर लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है। अब जैसे कि गार्ड है या फिर ड्राइवर है, टीटी है, क्लर्क है, टाइपिस्ट है, ये कंटिन्यूस में आते हैं, तो वो भी आपको देख लेना चाहिए, ऐसा मैं आपको एडवाइस करता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 31 को सॉल्व करते हैं। व्हाट इज़ द मेडिकल क्लासिफिकेशन ऑफ संटिंग मास्टर? तो संटिंग मास्टर का जो है ना वो A2 है। ठीक है, A2 है। ये एक पैरा 101 या 100 या 501 ऐसा कुछ है मेडिकल का, उसका जिक्र करेंगे किसी टाइम में, उस पर वीडियो बनाएंगे और उसके अंदर सारे पोस्ट को कवर करेंगे कि कौन कौन किसके अंदर आता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल तो हम ये देखते हैं कि A2 के अंदर जो संटिंग मास्टर आता है, इसके साथ और कौन आता है? गार्ड आते हैं, जमादार आते हैं, पोर्टर आते हैं। ये संटिंग मास्टर के साथ संटिंग जमादार आता है, संटिंग पोर्टर आता है, पॉइंट्समैन आता है, केबिन मैन आता है, स्टेशन मास्टर आते हैं, टीए आते हैं और एएसएम आते हैं। ये सारे पोस्ट जो हैं ये टू के अंतर्गत कवर किए जाते हैं, जो उनका मेडिकल स्टैंडर्ड है। ठीक है, इनको फिर बाद में डिकैटेगराइज भी करते हैं और मतलब उनकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, तो मैंने देखा है कि A2 के अंदर जो A1 के अंदर जो हैं वो डिकैटेगराइज हो जाते हैं और उनको फिर बाद में एब्जॉर्ब किया जाता है। इस पर एक मास्टर सर्कुलर नंबर है 25 आई थिंक, तो वो भी देखने जैसा है, वो आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32। हाउ मेनी टाइम्स टू द एक्चुअल किलोमीटर विल गेट when a running staff working trains on a घाट सेक्शन? रनिंग स्टाफ घाट सेक्शन में कार्य करता है तो वास्तविक किलोमीटर से कितना गुना किलोमीटर दिया जाता है? तो ये एक्चुअली 5 टाइम्स दिए जाते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो ये 5 टाइम्स दिए जाते हैं। चलिए, विच इज़ लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया? भारत में सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो बोगीविल ब्रिज है, ये मैंने पिछले कई वीडियो में जिक्र किया है, तो ये अगर आपने वीडियो देखा हुआ है तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंटल प्रमोशन कोटा फॉर गार्ड लेवल 5 सॉरी? तो ये 60-40 का रेशियो है मेरे ख्याल से, और ऑप्शन बी जो है वो 60-40 का रेशियो दे रहा है, तो यही सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। हाउ मेनी कैंडिडेट्स कैन बी अपॉइंटेड ऑन कल्चरल कोटा इन ग्रुप सी पर ईयर जोनल रेलवे? तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 2 पर्सन इच जोन और प्रोडक्शन यूनिट। ओके, तो यही इसका सही आंसर होगा। इसके लिए आप मास्टर सर्कुलर नंबर 7 को देख सकते हैं। ठीक है, और इसको पढ़ना चाहिए क्योंकि इससे सारे बहुत सारे अभी 3-4 क्वेश्चन जो लेटेस्ट एग्जामिनेशन हुए हैं उनमें इससे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये देखने जैसा है। क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ ए नॉन प्रैक्टिस अलाउंस इन एडिंग फॉर कैलकुलेटिंग DCRG? तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो 20% होगा, क्योंकि जो NPA है वो अभी 20% है। जब ये NPA 25% था लास्ट टाइम, तो इनके लिए 25% DCRG के अंदर इनको कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है, अब आप ये मत कहना कि मैंने तो ये पढ़ा हुआ है पुणे वाले में या फिर कहीं और भी, तो जब ये था तो ये करते थे, और अभी तो हमारा 20% है, तो वो 20% ही इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। व्हाट इज़ द वैलिडिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री पास इशूड टू लाइसेंस्ड पोर्टर? लाइसेंस पोर्टर को दिए पास की अवधि कितनी होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब आप कहेंगे कि मैंने तो 2 महीने पढ़ा है, तो वो भी मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे हिसाब से ये 5 महीने हैं। ठीक है, और मैं किसी विवाद में ना पढ़ूँ इसके लिए मैं आपको एक RB नंबर बता देता हूँ, 43/2019। ठीक है, इसे आप देखें और पढ़ें, आपको समझ में आ जाएगा कि यह है कि नहीं। एक और किसी बंदे ने मुझे क्वेश्चन भेजा है कि भाई उनको पास वीडियो कितने मिलते हैं और उनकी वैलिडिटी कितनी है, तो मैं उनको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगी कि 2 PTO मिलते हैं और 1 पास मिलते हैं, और उनकी वैलिडिटी 5 महीने की होती है। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर हम 38 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। अंडर व्हाट circumstances is it mandatory to open a baby care in factory? कितनी महिला कर्मचारी होने पर कारखाना में शिशु पालना गृह खोलना अनिवार्य है? ए 10, बी 20, सी 30 और डी 60। तो ये एग्जैक्ट नागपुर का ही क्वेश्चन है, और जिन्होंने उसको देखा है इस एग्ज़ाम के लिए उनके बेनिफिट्स हो गए। 3-4 क्वेश्चन इससे आ गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर सी होगा 30। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 है, एटलीस्ट हाउ मेनी एम्प्लॉय हु वर्क इन द वर्कशॉप शुड बी फर्स्ट एड बॉक्स? कारखाने में काम करने वाले कम से कम कितने मजदूर पर फर्स्ट एड पैड बॉक्स होना चाहिए? ठीक है, तो रेलवे जो फैक्ट्री एक्ट है उसके अंदर जो जिक्र किया गया है वो 150 पे किया गया है कि हर 150 कर्मचारियों पे एक फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स और एक कप बोर्ड इक्विपमेंट विथ नेसेसरी कंटेंट शुड बी मेंटेन एट द रेट ऑफ 1 फॉर एवरी 150 वर्कर्स अंडर द चार्ज ऑफ ए ट्रेंड पर्सन। ठीक है, तो ये जिक्र किया गया है उसके अंदर। तो आप समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कितनी नॉलेज की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि आपको पूरा वो टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। व्हाट इज़ द वर्किंग आवर्स पर वीक द फैक्ट्री एक्ट? कारखाना अधिनियम के तहत प्रति सप्ताह काम के घंटे कितने हैं? तो ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन है 72 आवर्स यानी कि 72 घंटे, बी है 64 आवर्स यानी कि 64 घंटे, सी है 48 आवर्स यानी कि 48 घंटे, और डी है 24 घंटे यानी कि 24 आवर्स। तो राइट आंसर जो होंगे वो 48 आवर्स होंगे। इसके अंदर कहा गया है कि नो एडल्ट वर्क शैल बी रिक्वायर्ड और अलाउ टू वर्क इन ए फैक्ट्री फॉर मोर देन 9 आवर्स इन ए डे और 48 आवर्स इन ए वीक। ठीक है, तो यहाँ वीक का जिक्र किया गया है, प्रति सप्ताह का जिक्र किया गया है, इस हिसाब से 48 आवर्स होगा। अगर प्रतिदिन के हिसाब से करें तो फिर ये 9 आवर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सॉरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। Which of the following is not included under the definition of wage given under the Payment of Wage Act 1936 है? निम्नलिखित में से कौन मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के तहत दी गई मजदूरी की परिभाषा में शामिल नहीं है? ए बेसिक पे, बी डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता, सी इंसेंटिव यानी कि प्रोत्साहन, और डी ग्रेजुटी। तो जो सही आंसर है वो है डी ग्रेजुटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है, एवरेज हाफ एवरेज पे लीव कैन बी ग्रांटेड फॉर डैश मंथ एट ए टाइम। अर्थ वेतन अवकाश एक साथ डैश माह के लिए मंजूर किया जा सकता है। तो जब पता है कि LHP जो है वो 24 महीने यानी 2 साल के लिए एक साथ मंजूर किया जा सकता है, तो हमारा आंसर यही है। चलिए, व्हेन मैटरनिटी लीव केम इनटू एग्जिस्टेंस अप टू 180 डेज इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम मैटरनिटी या प्रसूति अवकाश 180 दिन कब से लागू है? तो 1 सितंबर 2008 से लागू है। ये भी लास्ट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है, APR ऑफ नॉन गजटेड स्टाफ इन लेवल 6 शैल बी फाइनलाइज बाय JAG। सब सिंगल लाइन क्वेश्चन है, ये पहले हमने डिस्कस किया हुआ है। तो जिन्होंने पूरा वीडियो देखा हुआ है उनके लिए तो बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर आ चुके हैं, कवर हो चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, हु हैज़ द पावर टू डिजॉल्व द RRB पैनल ऑफ डिवीजन? RRB द्वारा मंडल पर दिए गए पैनल को निरस्त करने के लिए कौन सक्षम है? तो एक्चुअली इसके लिए GM सक्षम है। अगर वो पावर दे दें, पावर डेलीगेट करेंगे तो PCPO भी कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों नहीं कर सकते हैं। RRB के मामले में GM को ही पावर है। ठीक है,
एक एपीआर से याद आया मुझे कि एपीआर जो है वेरी गुड किया गया था। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है। ये 25 जुलाई को किया गया था। 25 जुलाई 2016 से किया गया था। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है, तो आपको इसको भी याद करके रखना चाहिए। और एक और है जो अभी हाल में मैंने सॉल्व किया है, लेवल 2 के लिए कब से स्टार्ट किया गया ये आपको बताना है। ये मैंने लास्ट वीडियो और ये किया है। लेवल 1 का जो एपीआर है कब से भरना चालू हुआ है, कौन सी ईयर एंडिंग से? चलो मैं ही बता देता हूँ, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होगा, आपका जो टाइम है वो गोल्डन है। तो ये है 2015 से। ठीक है, ये 2015 से है, और ये 2019 का जो ईयर एंडिंग था ना, उनसे लेवल 1 का भरना चालू हो गया था। ठीक है, चलो ये क्लियर करते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। लोगों के साथ शेयर करना उनकी लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड करने जैसा है, तो आप शेयर कर सकते हैं। चलिए, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट वाज मिनिमम पेंशन ऑन 1 जनवरी 2006? 1/1/2006 को न्यूनतम पेंशन कितना था? तो ये 3,500 रुपये था। ठीक है, और 7th सीपी के अंदर ही 9,000 रुपये कर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 47 है, हाउ मेनी डैश परसेंट ऑफ पे एलिमेंट इज काउंटेड फॉर द पेंशन ऑफ लोको इंस्पेक्टर्स? लोको निरीक्षक के पेंशन में कितने प्रतिशत पे एलिमेंट यानी वेतन एलिमेंट की गिनती की जाती है? तो 30% की गिनती की जाती है। इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे 40। पर्सनल अप्रूवल ऑफ डैश इज नेसेसरी फॉर कंडक्शन सेकेंड सप्लीमेंट्री रिटन टेस्ट इन द सिलेक्शन। चयन में द्वितीय सप्लीमेंट्री लिखित परीक्षा है तो डैश का व्यक्तिगत अनुमोदन अनिवार्य है। तो यहाँ पे जो है वो पीसीपीओ का जो यानी कि प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी का उनका व्यक्तिगत अनुमोदन अनिवार्य है। अगर आप ये एस्टेब्लिशमेंट कोड एंड वॉल्यूम मैनुअल को पढ़ेंगे तो उसमें इसका जिक्र किया गया है कि द सेकेंड supplementary selection should be held rarely with the personal approval of CPO based on the merit of each case। तो अभी CPO जो है वो बन गए हैं PCPO, तो हम उस आंसर को लेंगे। तो वहाँ से एक सेंटेंस है जिसका जिक्र मैंने कर दिया आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 49 है, द स्टाफ हु क्वालिफाइड in selection for promotion to ministerial cadre of Group C post from Group D shall have to acquire typing proficiency test proficiency with dash for the date of promotion। कितने साल के अंदर इसको कर लेना चाहिए? ग्रुप डी से ग्रुप सी में मिनिस्ट्रियल के संवर्ग में पदोन्नति की हकर्ता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को पदोन्नति की तारीख से डैश समय अवधि में टाइपिंग दक्षता हासिल करनी होगी। तो इसके लिए क्या है कि 2 इयर्स का चांस मिलता है। 2 इयर्स में इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है और 2 साल के अंदर इनको प्राप्त कर लेनी चाहिए। ठीक है, सवाल मत करना इस बारे में, लेकिन मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि अगर हिंदी की टाइपिंग कर रहे हैं तो 25 वर्ड पर मिनट होंगे, और अगर इंग्लिश की टाइपिंग की तैयारी कर रहे हैं तो 30 वर्ड्स पर मिनट होंगे। और अगर जो अभी हाल में ही काफ़ी लोग प्रमोट हुए हैं अलग अलग डिवीज़नों में, तो उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। और मेरे पास भी बहुत सारे फ़ोन आते रहते हैं कि सर मैंने आपके वीडियो देख के पास किया। तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप अगर देख के अगर मेहनत नहीं करेंगे तो उस वीडियो की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो मैं आप सबको शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 50 को सॉल्व करते हैं ताकि ये 55 क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाए। स्पेशल कैजुअल लीव शैल बी नॉट एक्सीडिंग डैश डेज इन ए कैलेंडर ईयर इज एडमिसेबल फॉर ड्यूरिंग बंद कर्फ्यू एंड नेचुरल कैलेमिटी। बंद कर्फ्यू नैसर्गिक आपत्ति के समय दिए जाने वाले विशेष अवकाश दिन अधिक डैश दिन से अधिक नहीं होने चाहिए। तो ये 30 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए। ये मास्टर सर्कुलर 10 में मेरे ख्याल से इसका जिक्र किया गया है, तो आप भी जाएँ और उसे देखें। MC 10 मेरे ख्याल से ही है, इसी के लिए है। तो अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ तो यही होगा मेरे ख्याल से। चलिए नेक्स्ट, चलिए हम आ गए हैं राजभाषा पे, और
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको 5 कर लिए, अगर कंप्लीट आपको नॉलेज है और इन 5 के 5 कर लिए, तो आपको इसमें से 10 नंबर मिल जाएंगे। तो बाकी के बचेंगे आपके पास क्वालिफाई करने के लिए 50 नंबर के। तो उसमें से 25 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और बन जाइए WLA। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) की अनुपालना की जिम्मेदारी किसकी होती है? इस पे जो साइन करता है ना, उसकी जिम्मेदारी होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है, इस आशय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है। तो यही सही आंसर है। एक्चुअली क्या है कि राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) जो है, इसके अंतर्गत 14 दस्तावेज आते हैं। जैसे कि संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक और अन्य रिपोर्ट, प्रेस विज्ञप्तियां और संसद के सदन में या दोनों सदनों में रखे जाने वाले जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब। तो ये द्विभाषी में जारी किए जाते हैं और द्विभाषी में जारी करने की जिम्मेदारी जो उस दस्तावेज पर साइन करेगा उनकी है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 52 पे आ गए हैं। राजभाषा हिंदी बढ़ावा प्रयोग बढ़ाने और एवं इसका प्रचार प्रसार करने के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका का क्या नाम है? तो अगर आप रेलवे बोर्ड की साइट पर जाते हैं तो 125वां अंक जो है राजभाषा निदेशालय पर उपलब्ध है। क्योंकि मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप जहाँ तहाँ आप जाते रहें, मतलब साइट पे जाते रहें, इधर उधर जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, ताकि आपकी नॉलेज को इन्हांस हो गई। वहाँ पे आप जाएंगे तो राजभाषा करके एक पत्रिका है जिसका यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो वो आपको इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आप कहीं कहीं नहीं आपको दिख जाएंगी। तो ये कहने का मतलब था, ये 125th एडिशन छप गया है और ये जनवरी से मार्च के लिए होगा मेरे ख्याल से। हाँ, जनवरी से मार्च तक के लिए होगा और अप्रैल वाला एडिशन शायद आ गया होगा, पर उनकी साइट पे तो मेरे ख्याल से वही मैंने देखा था लास्ट टाइम जब मैंने विजिट किया था। ठीक है, तो आप भी इसी तरह की चीज़ें करते रहें ताकि आपको जो नॉलेज है उसका बेनिफिट भी आपको मिले और दूसरे लोगों को भी आप बेनिफिट दे सकें, दूसरे लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकें, उनकी लाइफ को ब्यूटीफाई कर सकें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 53 पे आ गए हैं। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये भी कई बार सॉल्व कर चुके हैं और ये होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, लास्ट 2 क्वेश्चन बच गए हैं। चलिए, अगर आप इस वीडियो के अंत तक आ गए हैं यानी कि आप बहुत सी सीरियस कैंडिडेट हैं, तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि जल्द ही आपके सफलता जो है कदम चूमेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। राजभाषा अधिनियम किस वर्ष बना था? ठीक है, ऑप्शन ए है 1955 यानी कि 1955 में, दूसरा है 1963, सी है 1976 और डी है 1950। अगर थोड़ी बहुत भी हिंदी आप जानते हैं तो ये आप 2 क्वेश्चन को ऐसे ही आप 2 ऑप्शन को आप डिलीट कर देंगे तो आपको ये 2 ऑप्शन मिल जाएंगे। और अगर फिर भी आप थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिए हैं तो इसको सॉल्व करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि ये जो है राजभाषा अधिनियम बना था, नियम बना था, सॉरी, राज ठीक है, राजभाषा नियम। चलो इसको यहाँ पे कर देते हैं। ये 1976 में बना था और ये 76 वाले में 3 बार ये हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है, संशोधन हुआ है। अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करके बता सकते हैं कि भाई ये मैंने पढ़ा हुआ है और कौन कौन सी ईयर में ये हुआ है, ये बताना है। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसके अंदर हिंदी के लिए जो क्वेश्चन थे उनका बहुत सारे लोगों ने ये किया हुआ है, कमेंट किया हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम लेंगे और बताएंगे कि उन्होंने क्या आंसर दिया और इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो लास्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं। रेलवे हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जो सलाहकार समिति है ना, रेलवे हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष रेल मंत्री होते हैं। इसके अंदर ऐसा है कि हिंदी सलाहकार समिति का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह है कि हर मिनिस्ट्री के अंदर या डिपार्टमेंट के अंदर जो है ना, उनके जो मंत्री होते हैं उनके चेयरमैनशिप में ये सलाहकार समिति बनती है। तो जिस भी डिपार्टमेंट का हो, जैसे हिंदी रेलवे के लिए हिंदी सलाहकार समिति बनेगी तो जो मंत्री होंगे और रेल मंत्री उनके अध्यक्षता में बनेगा। ठीक है, जैसे अभी अभी जो रेल मंत्री हैं अश्विनी जी, उनके उनके लीडरशिप में अगर कोई नाम अगर यहाँ पर्टिकुलर दे दे कि हिंदी सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन है, तो आप मंत्री का नाम ढूंढे, ना कि चेयरमैन या किसी और का। ठीक है, तो ये कहने का मतलब आपको नॉलेज एनहांस करना है। इसी क्वेश्चन को हम
जो साउथ के हमारे व्यूअर हैं उनके लिए कह सकते हैं कि हिंदी सलाहकार समिति हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड इन ऑल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री। दे आर रिक्वायर्ड टू मीट ट्वाइस इन ए ईयर्स। तो रेल हिंदी सलाहकार समिति की एक टर्म एंड कंडीशन है कि उनको कम से कम साल में 2 बार मीटिंग करनी होती है, क्योंकि इसका रूल है, एक नियम बनाया गया है, ठीक है, ताकि वो अपने जिस भी डिपार्टमेंट में हैं उनकी रिव्यू कर सकें, उनकी जो काम काज है उनका रिव्यू कर सकें। तो पता ही है आपको कि संसदीय समिति का जो दूसरी उप समिति है वो हमारे रेलवे के लिए रेलवे के हिंदी के काम काजों की समीक्षा करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और देखेंगे कि और भी मेरे पास क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करेंगे और मिल के सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि उसके अंदर क्या टेम्परामेंट है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर किसी क्वेश्चन का आंसर गलत लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, पर्सनल नंबर भेज सकते हैं, लेकिन रिजिड तरह के सेंटेंस का इस्तेमाल ना करें। इससे मेरा भी डीमोटिवेशन होता है, तो मुझे भी मोटिवेट करके रखें ताकि मैं आपको अच्छी वीडियो देता रहूँ, ठीक है। तो अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल करें, खुश रहें और इसी तरह तैयारी करते रहें। थैंक यू सो मच।